कभी कभी इंसान इश्क में इतना अंधा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि क्या गलती कर रहा है। कभी सोचिए आप कि प्यार पाने के लिए किसी की जान लेना ज़रूरी है या किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना, वो भी उस व्यक्ति की, उस शख्स की जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हों। ऐसे में अगर किसी की जान लेकर ही प्यार पूरा होता है तो ऐसे प्यार कभी नहीं होना चाहिए और किसी को भी नहीं होना चाहिए। और इससे भी बड़े अफसोस की बात तो ये है कि ऐसे गलती करने वाले व्यक्ति का साथ जब जो लोग देते हैं तो ये और भी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में किस किस विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो ये सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के कासगंज मथुरा रेलवे मार्ग पर एक जगह है ढोलन। दरअसल 25 अप्रैल 2018 को यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं, कासगंज पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुँचती है और जैसे ही वो शव को कब्जे में लेने की कोशिश करती है तो लाश के सर नहीं था, वो धड़ से अलग था। कहाँ था पता नहीं। और तफ्तीश की गई तो उंगलियां भी ये हाथों से अलग थीं। पुलिस के लिए वाकई जांच का विषय था, लेकिन पुलिस के लिए कुछ चीज़ें आसान हो गई थी। इस मरने वाले की कपड़ों के अंदर, उसके अंदर जो आई कार्ड निकलते हैं उससे इसकी पहचान हो जाती है। दरअसल मरने वाला राकेश अलीगढ़ के गंगीरी एक क्षेत्र है, वहाँ का एक गांव है नौगवां, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति था। पुलिस ने इसके परिवार वालों से संपर्क किया। इसके पिता बनवारी लाल, माँ इंदुवती, भाई राजीव और एक प्रवेश, ये पूरा परिवार मौके पे पहुंच जाता है और उसके कपड़ों के आधार पर उस लाश की शिनाख्त कर लेते हैं कि ये हमारा ही बालक है, हमारा ही भाई है। अब पुलिस इस परिवार को ये लाश देने ही वाली थी पोस्टमार्टम के बाद, लेकिन अचानक ही इसी गांव के यानी कि नौगवां के रहने वाले दिलीप सिंह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लाश राकेश की नहीं है बल्कि राजेंद्र उर्फ कलवा की है, जो कि उनका बेटा है। अब पुलिस के लिए वाकई ये बहुत बड़ा सवाल हो गया था। इसी बात को लेकर इन दोनों परिवारों में यानी बनवारी लाल और दिलीप कुमार में काफी बहस होती है, हंगामा खड़ा होता है। पुलिस इन दोनों को किसी तरह से शांत कर देती है और शांत इसलिए करती है जो लाश पर कपड़े मिले थे वो कपड़े राकेश कुमार के थे, इसीलिए उसके परिवार वालों को लाश सौंप दी जाती है और वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में झांकने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। राकेश शादीशुदा था और साथ ही उसके दो बच्चे, एक बच्चे का नाम अर्पित और दूसरे बच्चे का नाम अवनी। ये एक बेटा, एक बेटी और पत्नी। इसकी शादी 2012 में एटा जिले में हुई थी और कुछ ही दिन पहले इस राकेश ने अपने ससुराल में फोन करके बताया था कि पत्नी और दोनों बच्चे कहाँ हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है, इनकी तलाश करिए। और वो उनको लेकर बहुत परेशान है। मगर जो एटा में जिसकी ससुराल है उन लोगों ने, उसका नाम था मोतीलाल, मोतीलाल ने खुद अपने ही दामाद यानी राकेश पर अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को गायब करने का मुकदमा दर्ज कराया और इनके खिलाफ दहेज एक्ट वगैरह बहुत सारी धाराएं इसमें लगवाई गई। उन्हें शक था कि हो ना हो इस पूरे घटनाक्रम में इन बच्चों को, इस अपनी पत्नी को गायब करने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि राकेश का हाथ है। अब ये लोग नोएडा के एक बिसरख थाना है, वहाँ का एक इलाका है पंच बिहार कॉलोनी, ये वहीं पर रहते थे और वहीं पर रह के ये अपना काम धाम करता था। पुलिस ने, नोएडा पुलिस, कासगंज पुलिस और साथ ही एटा पुलिस ने, तीनों ने मिलकर उन बच्चों की तलाश की, मगर कोई सफलता नहीं मिलती है और पुलिस के लिए ये केस एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। यानी 2018 का एक केस था। अब इस केस के बारे में कोई तफ्तीश नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने अपने कामों में पूरी तरह से मशगूल हो चुके थे। मगर लगभग 42 महीने के बाद यानी 3 साल के बाद अभी इसी महीने अगस्त 2021 को, जो 25 अप्रैल 2018 को जो लाश मिली थी, उस लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट कराई थी। क्योंकि परिवार वालों को फिलहाल तो शांत कर दिया गया था, लेकिन इसका असली पता लगाने के लिए ये लाश है किसकी, इसकी जांच कराने के लिए लेबोरेटरी आगरा में कुछ सैंपल भेजे गए और जो सैंपल आए तो वाकई चौंकाने वाले सैंपल थे। दरअसल वो लाश राकेश कुमार की थी ही नहीं, वो लाश थी राजेंद्र उर्फ कलवा की, जो कि अलीगढ़ के गंगीरी के गांव नौगवां का रहने वाला था। दिलीप सिंह ने जिस पर दावा किया था कि ये उसी के बेटे की लाश थी।
ये राजेंद्र उर्फ कलवा कोई और नहीं बल्कि इसी राकेश का बहुत खास दोस्त था। दोनों की कदकाठी एकदम एक जैसी थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के से आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब पुलिस के लिए ये एक सवाल बन गया था कि अब कोई गायब है या नहीं है, लेकिन राकेश कहाँ है इसका पता लगाया जाए, क्योंकि मरने वाले ने राकेश के कपड़े पहने हुए थे। अब कहीं ना कहीं शक राकेश की तरफ ही घूमने लगा। राकेश के जो पिता हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। और उनके बेटे राजीव, प्रवेश, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और तीनों से सख्ती से जब पूछताछ की, यानी 42 महीने के बाद, तो पता चलता है कि राकेश अभी जिंदा है। अब राकेश के जिंदा होने की बात पर पुलिस भी एकदम सख्ते में आ जाती है। उसको तलाश करने के लिए पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इस परिवार वालों से जब उसने पूछताछ की कि आखिर राकेश है कहाँ, कहाँ रहता है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि वो हरियाणा में रहता है और वहां पर हरियाणा में रहकर वो पहले मजदूरी करता था और उसके बाद उसने राजमिस्त्री का काम शुरू कर दिया था। मछोली एक जगह लगती है हरियाणा में, वो वहीं का निवासी होकर रहने लगा था और कभी कभार आगरा आया करता था घूमने के लिए। पुलिस ने धीरे धीरे सब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उसके बारे में पता जब करना शुरू किया तो मालूम होता है कि राकेश 1 सितंबर 2021 को अपने गांव आने वाला है और यहां से सीधा आगरा जाएगा। दरअसल आगरा में एक लड़की है जो महिला पुलिस में है, उसका नाम है रूबी। वो भी इसी गांव की रहने वाली है। जैसे कि राकेश राजेंद्र उर्फ कलवा का दोस्त था, वैसे ही रूबी से बहुत प्यार करता था। वो रूबी से शादी करना चाहता था, रूबी भी इससे शादी करना चाहती थी, मगर घर वालों ने इसका रिश्ता एटा में तय कर दिया था। 2012 में 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे, मगर वो इस रिश्ते को लेकर कभी खुश नहीं था। अब इन्होंने क्या प्लानिंग की है क्या नहीं, ये बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस जानना चाहती थी। कासगंज के एसपी हैं रोहन प्रदीप बोत्रे, अब वो लगातार अपने जाल बिछा रहे हैं राकेश को पकड़ने के लिए। वो दिन आ ही जाता है कि राकेश पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और जब राकेश को पुलिस पकड़ती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो चौंकाने वाले खुलासे शुरू हो जाते हैं, जिसको लेकर उस इलाके ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जहां जहां तक ये खबर जाती है वो सब चौंक जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने प्यार के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दरअसल ये रूबी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है और उसकी ड्यूटी फिलहाल ताजमहल की सुरक्षा में लगी हुई थी, उसका फोन भी पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया था। उसी के आधार पर पता चलता है कि राकेश कब आने वाला है। जैसे राकेश आता है उसे पुलिस धर लेती है और साथ ही जब उसे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि वो अपने दोस्त को लेकर कासगंज की तरफ जा रहा था। 25 अप्रैल 2018 की बात है और उसने एक धारदार हथियार अपनी बाइक में रखा हुआ था। जब वो इस ढोलना गांव के पास पहुंचता है, रेलवे लाइन के किनारे पहुंचता है, झाड़ियों में अपने दोस्त की हत्या कर देता है और उसका गला काट देता है। साथ ही उसकी पहचान ना हो उसकी उंगलियों को भी काट देता है। उन्हें एक एकांत जगह पर ले जाकर उन चीज़ों को जला देता है और अपने कपड़े उसे पहना देता है और साथ ही अपनी जो पहचान होती हैं, आईडी कार्ड होते हैं, वो अपने दोस्त को दे देता है ताकि उसकी लाश जब मिलेगी तो शनाख्त उसकी राकेश के रूप में होगी। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट जब आती है तो ये सब उलट पुलट हो जाता है। पुलिस इसके बाद जब गहराई से पूछताछ करती है, पूछती है कि तुम्हारी पत्नी रत्नेश, बेटी अंबिका और बेटा अर्पित वो कहाँ हैं, तो उसको लेकर सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बिसरख जो नोएडा का एक थाना है, उसी का एक पंच विहार कॉलोनी है, वो वहां रहते थे। 14 अप्रैल यानी वैलेंटाइन डे के दिन की बात है, 2018 की कहानी है। इसने अपने बच्चों को तीनों को बेसमेंट में लेके जाता है और कोई भारी वस्तु उन तीनों के सर में मार देता है। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और साथ ही एक गड्ढा खोदता है, गहरा गड्ढा, करीब 4-5 या 7 फुट गहरा गड्ढा खोदकर अपने दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को उस गड्ढे में दबा देता है। और क्योंकि वो राजमिस्त्री का काम भी सीखने वाला था, सीख चुका था थोड़ा बहुत, उसने उसके बाद उस लाश को उनके ऊपर एक दीवार बना देता है ताकि किसी को भी इसकी कानो कान भनक ना लग सके। मगर 1 तारीख को जैसे ये हिरासत में आता है और बताता है तो कासगंज पुलिस नोएडा पुलिस से संपर्क करती है और उस जगह की खुदाई कराती है तो वहां से कंकाल निकल के आते हैं। 2 बच्चों के होते हैं, 1 महिला के कंकाल होते हैं। पुलिस इससे और पूछताछ करती है तो ये और भी कई चौंकाने वाले राज बताता है। इस घटनाक्रम में उसकी जो प्रेमिका है, महिला पुलिस यानी रूबी, वो भी शामिल थी। इस घटनाक्रम में रिटायर्ड पुलिस का हेड कांस्टेबल जो उसका बाप है वो भी शामिल था। इसमें इसका सगा भाई प्रवेश भी शामिल था, इसका सगा भाई राजीव, इसकी माँ इंदुवती, ये सब शामिल थे और ये कहानी चल रही थी। इन्होंने किसी को कानो कान खबर तक नहीं दी।
बीच बीच में ये मिलने के लिए आता रहता था और खासकर इसका जो संपर्क बना हुआ था वो महिला कांस्टेबल या महिला सिपाही रूबी से बना हुआ था। आगरा में इसका आना जाना लगा रहता था। दिलचस्प बात यह है कि वो गांव भी आता था और आगरा भी आता था, लेकिन कभी उसे कोई पहचान नहीं पाता था, क्योंकि उसने एक ऐसा कोर्स किया था जो पैथोलॉजी लैब पर रहता था, लोगों की जांच पड़ताल करता था और वहीं से वो साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए ही उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी। वो लोगों के सामने आता जरूर था, लेकिन कभी पहचान नहीं हो पाती थी। कुछ लोगों को इनके घर वाले रिश्तेदार बता दिया करते थे, कुछ को कुछ बता दिया करते थे। ये पहचान छुपाकर ही वो लगातार अपने घर वालों के और प्रेमिका के संपर्क में बना हुआ था। लेकिन पूरा श्रेय इस घटनाक्रम का जाता है डीएनए रिपोर्ट को, और उससे बड़ा श्रेय जाता है कासगंज के एसपी रोहन प्रदीप बोत्रे को। इन्होंने न केवल एक एक कड़ी को जोड़ा है, बल्कि इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में वाकई सैल्यूट वाला काम किया है। पुलिस ने जो महिला कांस्टेबल है रूबी, उसको हिरासत में ले लिया है। राकेश और राकेश के पिता, राकेश के दोनों भाई, राकेश की मां, इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत मजबूत हो, ताकि ये सभी आरोपी कभी भी जेल से ना निकल पाएं। और साथ ही समाज को भी एक ऐसा संदेश गया है कि जुर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी शातिनारा अंदाज से किया गया हो, मगर वो कभी छुप नहीं सकता। इसलिए कम से कम अगर किसी से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है तो करिए, मगर किसी की जान लेकर प्यार कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आज की कहानी भी यही संदेश देती है कि उसने अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने खास दोस्त का मर्डर कर दिया अपनी एक प्रेमिका को पाने की चाहत में, और सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया। पूरी जिंदगी वो लोग जेल की चक्कियां पीसेंगे और जेल में ही बिताएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।